अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज एक तो बताएंगे आपको अडयाला के बाहर आज क्या सूरत हाल है। अलीमा खान साहिबा ने कुछ अहम गुफ्तगू भी की है, लेकिन लोग काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं और बज़ाहिर मुलाकात का कोई इम्कान भी दिखाई नहीं दे रहा। इसके साथ साथ आज आपको एक और जहाज़ कहानी भी सुनाएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि फ़लक जावेद साहिबा ने भी आज एक इम्पॉर्टेंट इंकशाफ किया है, तो उसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं। सेनेट इलेक्शन भी रुक गया है और क्यों रुका है इसके ऊपर भी बात करेंगे और कुछ मुज़ाकरात की खबर भी आपको देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी अडयाला की। अडयाला के बाहर अलीमा खान साहिबा बाकी दोनों बहनों के साथ मौजूद हैं, पहुंच चुकी हैं और फैक्ट्री नाके पे उनको फाइनली रोक लिया गया। वहीं पर उन्होंने चटाइयाँ बिछा ली और अब वहाँ पे एक धरना उनका शुरू है, इंतज़ार शुरू है। 4 बजे तक टाइम होता है, लेकिन मुलाकात ना होगी ना उसका कोई इम्कान है। और लेकिन आपको पता है बहनें हमेशा पहुंचती हैं और वहाँ पर रात गए तक बैठती हैं, लेकिन मुलाकात तो उनकी नहीं होती। आज कोई पार्टी के सरकर्दा लीडर वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे और कारकुनों की भी कोई ख़ास तादाद नहीं है, बहुत ही कम कुछ लोग ही हैं जो उनके साथ मौजूद हैं। तो टोटली वहाँ पर आज आपको एक खामोशी नज़र आती है, यानी कोई ख़ास वहाँ पर एक्टिविटी है नहीं। अलबत्ता अलीमा खान साहिबा यहाँ पहुँची, काफ़ी दूर उन्हें रोका गया, पैदल चलकर वो फैक्ट्री नाके तक आईं। इस दौरान मीडिया से जो उन्होंने गुफ्तगू की, 3-4 पॉइंट्स बड़े अहम हैं। एक तो उन्होंने मर्दान जलसे को शानदार कहा और कहा कि बेहतरीन जलसा था। और आप देखें, इससे ये पता चलता है कि इमरान खान के नाम पर लोग निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ये कहें कि जी लोग निकलते नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है। इमरान खान के नाम पर लोग निकलते हैं और ये एक शानदार जलसा था। इसके साथ साथ उन्होंने 2-3 और बातें भी की। एक तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उनका वही कंसर्न था कि हमारा जो मुतालबा है वो बड़ा साफ़ है कि इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन तक रसाई दी जाए। और डॉक्टर उज़्मा ने अलबत्ता इस मौके पर काफ़ी जिसको कहते हैं कि शकूक व शुबहात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम बार बार ये बात कह रहे हैं, इमरान खान ने खुद ये बात कही है कि उन्हें जेल के अंदर कत्ल कर दिया जाएगा। और इसी वजह से हमें ख़दशा है कि एक बिल्कुल हेल्दी इंसान क्यों कर इस तरह के क्लॉटिंग का शिकार हुआ है और उसके बाद उनकी आंख ख़राब हुई है। तो ये सारी सूरत हाल एक नॉर्मल सूरत हाल नहीं है और हमें क्या पता अंदर क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा। तो इमरान खान को हमारे सामने लाना चाहिए, हमें मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। तो अब आप अगर देखें तो आखिरी जो मुलाकात है इमरान खान साहब की बहनों में से अगर किसी ने की थी, वो 2 तारीख को की थी, 2 दिसंबर 2025 को। तो अब उसके बाद तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें कि 4 महीने होने वाले हैं, लेकिन इमरान खान साहब से किसी से दोबारा किसी बहन की मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद सिर्फ 2 मरतबा सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है या फिर उनकी बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात होती है। बाहर जो मौजूद उनकी वकला कम्युनिटी है, उनके लीडर्स हैं या उनकी बहनें हैं, किसी से उनकी मुलाकात नहीं होती। तो इस दौरान अब क्या उनकी हालत है, वो क्या फ़ील कर रहे हैं, वो कई दफ़ा मैसेज भेज चुके हैं। आखिरी जो सलमान सफदर साहब से भी मुलाकात हुई थी उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि उनकी आँख के हवाले से वो सेटिस्फाइड नहीं है, अभी भी उन्हें ठीक से नज़र नहीं आता और वो समझते हैं कि उनकी आँख के मामले पर लापरवाही बरती गई। अगर उनको प्रॉपरली टाइमली ट्रीट कर दिया जाता तो शायद उनकी आँख बच जाती और इतना विजन उनका लॉस ना होता जो कि इस वक्त है। तो वो ये समझते हैं कि हुकूमत ने जानबूझकर जो कोताही की है उसकी वजह से उनकी आँख की बिनाई ज़ाया हुई है। और बाद में आपने देखा कि बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी इसी किस्म की कोताही की हमें ख़बर आती है और फिर इतनी उनकी तबीयत ख़राब होती है कि आपको इमरजेंसी में उनका ऑपरेशन करना पड़ता है बाकायदा। और ये बात यहाँ पे नहीं रुक रही। आज फ़लक जावेद को भी अदालत में पेश किया गया एक मुकदमे की समाअत के दौरान, तो उनकी तरफ से भी एक तशवीशनाक बात शेयर की गई है। उन्होंने कहा है कि उनकी भी आँख को कुछ मसाइल हैं, सनम भी आँख के मसाइल के हवाले से शिकायत कर रही हैं और दीगर जो कोट लखपत जेल में असीरान हैं उनकी भी आँखों को इश्यूज़ हैं। तो वो ये कहती हैं कि एक अदालती कमीशन बनना चाहिए ये पता लगाने के लिए कि आखिर क्या वजह है कि जो लोग भी पीटीआई के असीर हैं उनकी आँखों के मसाइल क्यों जन्म ले रहे हैं आखिर। और ये कोई महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि इमरान खान की दाईं आँख का मसला हो, फिर बुशरा बीबी की दाईं आँख का मसला हो। अब जैसे कि फ़लक जावेद तो ये क्लेम कर रही हैं कि बाकी जो कोट लखपत में भी लोग मौजूद हैं पीटीआई के असीर रहनुमा, उनकी भी आँखों के इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ये एक सीरियस तरीन मैं समझती हूँ कि प्रॉब्लम है जिसके ऊपर
यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए, मुतालबा करना चाहिए और दबाव डालना चाहिए हुकूमत के ऊपर कि ये आँखों का इश्यूज़ क्यों आखिर हो रहे हैं, इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और वाकई अगर किसी की आँख को इश्यूज़ हैं तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो ये बहुत खौफनाक मरहला है कि बार बार यके बाद दीगरे जो है वो मुख्तलिफ लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि जेल के दौरान उनकी आँखों में मसाइल हो रहे हैं, किसी की बिनाई जा रही है या किसी को तकलीफ़ है अगर आँख की, तो क्यों ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसकी वजह से ये आँखों के मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो ये जो है वो एक खौफनाक बात है। मेरा ख्याल है उनके मुतालबे में वज़न है। वाकई अगर कोट लखपत जेल के असीरों को भी विजन का मसला है तो इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हलीमा खान साहिबा ने आज अडयाला जेल जाने से पहले ट्वीट भी किया और उसमें उन्होंने फिर से तफसील सारी बयान की कि कब कब किस किस तरह इमरान खान के बुनियादी हुकूक सलब किए गए हैं, उनकी मुलाकातें बंद हैं और जिस तरह से उनके ट्रीटमेंट को लेकर के मामलात हैं उस पर भी उन्होंने बात की और जो मुकदमात की समातें रुक गई हैं उसके हवाले से भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लेकिन दूसरी तरफ हलीमा खान साहिबा जब पहुंची हैं तो जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर जो मीडिया है वो तो कुछ देखा जा सकता है लेकिन बाकी कोई इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद नहीं हैं और दो सवालों के उन्होंने जवाब जो दिए हैं उससे थोड़ा हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि हलीमा खान साहिबा के माइंड में क्या चल रहा है। पहले तो ये नज़र आ रहा है कि हलीमा खान साहिबा वाज़े तौर पर जो पार्टी में और उनके दरमियान एक कशीदगी इस वक्त मौजूद है उसको शायद बहुत ज़्यादा मज़ीद बढ़ाना भी नहीं चाहती और डिस्कस भी नहीं करना चाहती। इसलिए इस मुतालिक जब क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि हर पार्टी में इख्तिलाफ़ात होते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोग बिलावजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इख्तिलाफ़ात हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और पार्टी लीडरशिप पे भी उनकी तरफ से बज़ाहिर आज कोई तनकीद वगैरह नहीं की गई। इसके अलावा जो उन्होंने ईरान और अमेरिका टॉक्स के हवाले से राय पूछी तो उन्होंने कहा कि ईरान इस मामले पर बिल्कुल क्लियर है और उसका सही मौक़िफ़ है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, आसिम मुनीर साहब के लिए चैलेंज ये है कि वो अमेरिका के सदर को कैसे काबिल एतबार बनाए, क्योंकि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कभी कुछ बात करता है कभी कुछ बात करता है। तो ऐसे बंदे के लिए गारंटी देना या उसको काबिल एतबार बनाना ये एक खासा मुश्किल काम होगा। इसके अलावा उन्होंने अफ़गानिस्तान मामले के ऊपर बात की और कहा कि वहाँ पे भी मुज़ाकरात से ही मसला हल करने की कोशिश करनी चाहिए और उस वक्त तक मुज़ाकरात करने चाहिए जब तक कि वो कामयाब ना हो। अच्छा, ये अब जो मामला है इसके ऊपर आप अगर नोटिस करें तो आज भी मैं ये देख रही थी, खबर शेयर हुई भी है कि वहाँ पे फायरिंग का तबादला हुआ है और एक बच्चा गोली लगने से शहीद हो गया बजौड़ में गालिबन। और इसी तरह यानी कल भी कुछ ऐसे वाक़यात सुनने में आए कि जहाँ पर कोई इस तरह की फायरिंग वगैरह का मामला जो है वो रिपोर्ट हुआ। तो इसका मतलब है कि अभी इन इलाकों में आप ये नहीं कह सकते कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है या वो लोग जो ऑपरेशन से तीरा से जो लोग निकाले गए थे वो वापस भी नहीं जा सके। तो वो मामला जो है वो बिल्कुल मीडिया से भी गायब हो गया और सोशल मीडिया से भी गायब हो गया और उसके बाद आपने देखा कि जो अरकान हैं असम्बली के उनकी भी गुफ्तगू से गायब हो गया। इससे पहले पीटीआई इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू करती रही है लेकिन अब वो टोटली इसके ऊपर खामोश हो गई है और कोई ख़ास इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी नहीं होती कि उन लोगों के अब हालात क्या हैं। सर्दी ख़त्म होने के बाद अब तो गर्मी आ चुकी है, तो गर्मी में भी क्या वो खैमों में और कैंपों में पड़े रहेंगे? अगर वो वापस जा रहे हैं तो उनकी वापसी के क्या इंतज़ामात हैं? तो टोटली वो सारा मामला एक तरफ गायब हो गया है। इसी तरह से बॉर्डर बंद किए हुए भी बहुत महीने हो चुके हैं और बॉर्डर बंद करने से भी जो नुकसान हो रहा है ज़ाहिर सी बात है, तजारत रुकी हुई है, उसकी वजह से पाकिस्तान के भी ऊपर बर्डन है तजारती लिहाज से। तो अब इसके ऊपर एक्सपोर्ट्स हमारी पहले ही गिरी हुई हैं। जो अब आप लेटेस्ट न्यूज़ देखें तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले साल की निस्बत काफ़ी पीछे आ चुकी हैं, काफ़ी उसमें गिरावट हो चुकी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम तिजारत को बंद करके बैठे हुए हैं। तो ये सारा मामला अगर मतलब इतने बड़े दुश्मनों जिन्होंने बाकायदा एक दूसरे पे बमबारी करके और अमेरिका ने तो बाकायदा उनके बच्चे मार दिए 150 के करीब स्कूल पर हमले करके, और इतनी तवील जंग जो 47 साल से एक सर्द जंग और उसके बाद अब बराह रास्त जंग हुई, अगर वो लोग टेबल पे बैठ सकते हैं तो फिर अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत को टेबल पे हल क्यों नहीं किया जा सकता। चाइना इस सिलसिले में कोशिश भी कर रहा है, तो इस चीज़ को आगे क्यों नहीं फर्दर जो है बढ़ाया जा सकता। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस वक्त बिल्कुल आप कह लें कि पसे पर्दा चली गई हुई हैं। आज एक ये भी खबर सामने आई कि सेनेट में वो इलेक्शन जो कि मुराद सईद की सीट पर होना था, जहां पर पीटीआई ने इरफान सलीम साहब को नामजद किया था, उसको डिले कर दिया गया है। अच्छा, उसके पीछे अब क्या कहानी है? कहानी बड़ी साफ है।
मुराद सईद साहब ने तो कभी आके हलफ ही नहीं उठाया था, उनको 9 मई में सज़ा सुनाकर डी-सीट करने का ऐलान कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। नया शेड्यूल जारी हुआ तो इरफान सलीम साहब को पीटीआई ने कैंडिडेट नामजद किया। खबर ये आई कि जो अपोजिशन है वो अपना मुत्तफ़िका उम्मीदवार लेकर आएगी इस सीट के ऊपर। लेकिन क्या होता है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकने असम्बली जलालुद्दीन साहब, जो कि जिनके ऊपर पीटीआई ये इल्ज़ाम लगाती है कि वो पाकिस्तानी शहरी भी नहीं है और उनको जाली वोटों के साथ यहाँ पे जिताया गया था, वो इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर करते हैं कि जनाब ये जो सेनेट इलेक्शन है इसको रोका जाए क्योंकि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो रहा। उन्होंने उसमें जो नुक्ता उठाया वो ये है कि मुराद सईद ने तो कभी आकर हलफ ही नहीं लिया सेनेट की सीट के ऊपर, तो वो कभी मेंबर उस तरह से बने ही नहीं। तो जब एक हलफ ही नहीं हुआ, वो मेंबर बने ही नहीं, तो उसके ऊपर खाली कैसे हो गई सीट और उसके ऊपर इलेक्शन कैसे होगा। और मज़े की बात यह है कि आज इसके ऊपर सुनवाई भी हुई इलेक्शन कमीशन में और समाअत के बाद उन्होंने जो अपना ही जारी करदा शेड्यूल था वो मुअत्तल कर दिया है ता हुक्म सानी, और फिलहाल कोई सेनेट का इलेक्शन इस सीट के ऊपर नहीं हो रहा है। तो दूसरे अल्फाज में आप समझ जाइए कि पीटीआई से एक सीट इलेक्शन की फ़िलहाल के लिए दोबारा छीनने की तैयारी मुकम्मल है, छीनी जा चुकी है। मतलब ज़ाहिर है इसके ऊपर अब ना इलेक्शन जल्दी हो, ना इसके ऊपर पीटीआई का कोई कैंडिडेट मुंतखब हो सकेगा। तो इस तरह से एक मेंबर जो है उनका वो और कम कर दिया गया। वैसे भी इरफान सलीम साहब कोई पसंदीदा मेंबर नहीं थे इस निज़ाम के, वो भी काफ़ी खुल के तनकीद करते हैं बहुत सारी बातों के ऊपर। तो अब हुआ ये है कि जनाब उनको सेनेट से बाहर रखने के लिए फ़िलहाल तो ये इलेक्शन ही मुअत्तल कर दिया गया है, वरना ऐसी कई मिसालें मौजूद हो सकती हैं कि भाई इलेक्शन आपने जब उन्हें नोटिफाई कर दिया यानी मुराद सईद साहब को, तो फिर डी नोटिफाई भी आप कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी बात है। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि उन्हें कहा गया है कि भाई दरख्वास्त दायर कर दो, और उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी और उसके बाद पहले से ही पता था कि इसकी दरख्वास्त दायर करने का मकसद ही ये था कि फ़िलहाल इसको डिले कर दिया जाए। अच्छा जी, अब एक जहाज़ कहानी भी आपको आखिर में सुनानी है। जहाज़ कहानी कुछ यूँ है कि नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मैं मरीम नवाज़ की जहाज़ की बात नहीं करने वाली। मैं तो आपको कनाडा के सूबे ओंटारियो के जो वज़ीर आला हैं, जो भी उनके चीफ़ हैं, उनके जहाज़ के हवाले से बताना चाहती हूँ कि जनाब वहाँ पर उन्होंने प्रीमियर के लिए एक इस्तेमाल शुदा जहाज़ ख़रीदा और उसकी मालियत जो थी वो तकरीबन 28 मिलियन बताई जा रही है। अच्छा हुआ ये कि जब ये जहाज़ ख़रीदा गया तो वहाँ पर जो अपोजिशन है, अवाम है, उनकी तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा कि भाई आलमी मईशत जो है वो झटके खा रही है और ऐसे में आप लोगों को जहाज़ लेने की सूझ रही है। उन्होंने जनाब ठीक ठाक उनको आड़े हाथों लिया। अपोजिशन जमातों ने भी तनकीद की और अवाम ने भी खूब उसके ऊपर रिएक्शन दिया, जिसके बाद फौरी तौर पर जो चीफ़ थे जिन्होंने ये जहाज़ ख़रीदने की मंजूरी दी, उन्होंने आके इसके ऊपर ऐलान किया कि जनाब वो ये जहाज़ फ़रोख्त कर रहे हैं, माजरत भी की। और उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल हुआ कि भाई आप क्यों, अगर आपको ज़रूरत थी तभी आपने जहाज़ लिया, तो अब आप उसको फ़रोख्त क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई अवाम को अच्छा नहीं लगा हमारा एक कदम, तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। जब एक चीज़ ख़रीदी गई है और हम चूँकि अवामी नुमाइंदे हैं, अगर उन्हें अवाम को ये बात पसंद नहीं आ रही तो हम उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो उन्होंने कहा कि हम फ़रोख्त कर देते हैं। तो ये जो जहाज़ कहानी है, काश ये हमारे मुल्क की जहाज़ कहानी होती। काश वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को भी ये एहसास होता कि उनके इस पुरतायुश जहाज़ ख़रीदने के ऊपर शदीद तनकीद हुई है और लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि हुक्मरान तबके का इस गरीब अवाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनकी अपनी दुनिया है और गरीब अवाम की अपनी दुनिया है। ये अपनी दुनिया में पुरतायुश जहाज़ों के मज़े उड़ाते हैं, जबकि नीचे अवाम जो है बेचारी वो पेट्रोल अपनी बाइक में भी डलवाने से परेशान हो रहे हैं क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है। तो जब वो देखते हैं वो कहते हैं इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बात भी सही है कि जब आप अवाम के वोटों से मुंतखब ही नहीं हुए, जब आपको पता है कि आप अवाम के सामने जवाबदेह ही नहीं हैं, कल भी आप अवाम में थोड़ी जाएंगे वोट मांगने के लिए कि दे दो भाई वोट। जिसने अवाम से जाके वोट लेने हो वो तो फिर शर्मिंदा होगा कि यार अवाम एक बात पे तनकीद कर रही है, मैं सुन नहीं रहा। तो वो सोचेगा कि यार मैं कल को जब वोट लेने जाऊंगी या जाऊंगा तो लोग मुझे आगे से पूछेंगे कि भाई आपने कौन सा हमारी परवाह की, हमारी बात की कोई लाज रखी। तो उन्हें पता है कि ना पहले वो वोटों से मुंतखब हुई हैं, ना आगे उन्होंने वोटों से मुंतखब होना है, तो वो जूते की नोक पे रखती हैं आपकी तनकीद। मीडिया ने यहाँ पे भी तनकीद की, इनके अपने हामी सहाफ़ियों ने तनकीद की और अवाम ने भी रद्द अमल दिया, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। बल्कि मैं आपको बताऊं कि ये खातून इस किस्म की मेंटालिटी की मालिक हैं
कि अगर आप इनकी किसी एक बात पे तनकीद करते हैं तो वो ज़्यादा बढ़कर वो काम करती हैं, सिर्फ ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि भाई मुझे तुम्हारी तनकीद की कोई परवाह नहीं है, मैं जूते की नोक पे रखती हूँ। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि एक आपका अथॉरिटेरियन माइंड है और आप समझते हैं कि आपको परवाह करनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो जायज़ तनकीद है चाहे वो नाजायज़ तनकीद है, लेकिन आप समझते हैं कि भाई आप ये लोगों को रियलाइज़ बाकायदा करवाना चाहते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है आपकी तनकीद की। तो ये उस टाइप का माइंड सेट है। तो इसलिए ये कहानी मैं सुनाऊँ या कोई और सुनाए, मरीम नवाज़ साहिबा तो अपना जहाज़ फ़रोख्त नहीं करेंगी। मुझे तो इस बात का शक है कि मुमकिन है कि वो हम जैसे लोगों को बताने के लिए कि आप लोगों के तनकीद की कोई वैल्यू नहीं है, हो सकता है 2-4 जहाज़ और नए ख़रीद लें और बताएं कि ये लो कर लो जो करना है, तो वो तो ये भी कर सकती है। तो इसलिए बहरहाल आप बस ये कहानी सुन लें और सोचें कि ये जो कनाडा के चीफ़ हैं या और इस तरह के अवामी लोग जो बाहर के मुल्कों में हमें नज़र आते हैं, जो अवाम का एहसास करते हैं, जो आपको नज़र आता है कि हालांकि बहुत सी वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि जनाब अवाम का जो हुक्मरान है वो अवाम को जवाबदेह है, और वो ये समझते हैं कि उन्हें जचता नहीं है कि वो अवाम के पैसों से लूट मार करें, अयाशी करें या अपने अल्ले तल्ले पूरे करें। तो वो इस चीज़ का एक पूरा हिसाब रखते हैं और उसके ऊपर शर्मिंदा भी होते हैं और अपने जो फ़ैसले हैं उनके ऊपर नज़रसानी भी करते हैं। न जाने ये लोग कहाँ से मिलते हैं, हमें तो इस तरह की कोई ब्रीड जो है वो पाकिस्तान में हुक्मरानों में नज़र नहीं आती। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।